राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है रेशमी गांठ। इस बार मायके आई हुई ईरा बहुत खुश और उत्साह से भरी हुई थी। राखी पर तो वह लगभग हर साल मायके आती ही है और भाई दूज पर अपनी नंदों को अपने घर बुलाती है। इस तरह से वो भी खुश, उसके पति और नंदे भी खुश। राखी का त्योहार उसे बचपन से ही विशेष प्रिय रहा है। छोटी सी थी जब पिताजी की गोद में चढ़कर राखी खरीदने के लिए बाजार जाया करती थी और ढेर सारी दुकानें ढूंढकर एक बहुत बड़ी सी रंग बिरंगी फूल पत्तियों वाली राखी खरीदती थी। अपना सारा प्यार वह राखी के आकार के साथ भैया की कलाई पर बांध देना चाहती थी। तब यही लगता था कि जितनी बड़ी राखी होगी, भैया को लगेगा कि इरा उनसे उतना ही अधिक प्यार करती है। गोया राखी ना हो, बहन के प्यार का नाप हो, तभी इरा बाजार से सबसे बड़ी राखी छांट कर लाती थी। और भैया था कि इतनी बड़ी राखी को देखकर मुंह बिचकाता, ये क्या उठा लाई है। मेरे सारे दोस्त फिर शाम को मुझ पर हंसते हैं, कोई छोटी राखी नहीं मिली इसे। तब माँ बहुत समझा बुझा कर उसे शांत करती। अरे अभी छोटी है इसलिए थोड़ी समझदार हो जाएगी, तब थोड़े ही इतनी बड़ी राखी बांधेगी। ईरा को अब भी याद है, स्पंज के फूलों की परतों पर रंग बिरंगी पन्नियों और चमकीले सितारे लगे वो 5 रुपए वाली राखियाँ। कितना स्नेह भरा होता था उनमें। दूसरे दिन ईरा भैया के नहाने से पहले वो राखी उनकी कलाई से उतरवा लेती थी और फिर वह राखी उसके निजी खजाने में जमा हो जाती थी। साल भर तक वह उसे संभाल कर रखती, कभी अपनी कलाई पर बांध कर खुश होती, तो कभी माथे पर रख कर अपने रूप पर खुद ही रीझ जाती, मानो वह कहीं की महारानी हो। प्यार के रेशमी धागों में बंधता लिपटता बचपन फिर सयानेपन की ओर बढ़ चला। भैया उसकी राखी पूरे साल अपने हाथ पर बांधे रखता, तो अब राखी की सुंदरता की जगह उसकी मजबूती प्रमुख हो गई। लेकिन रिश्ते वैसे ही सुंदर बने रहे जैसे वो बचपन की राखी सुंदर हुआ करती थी। भाभी के आने के बाद उस राखी में मजबूती का एक धागा और सुंदरता का एक नग और जुड़ गया। और इस बार तो लता बुआ भी आ रही हैं राखी पर, तो सोने पे सुहागा। कितने बरस हो गए बुआ से मिले हुए। बचपन में कितनी खेली है वो बुआ की गोद में। माँ की तरह ही बुआ ने उसे संभाला था। वो 10 बरस की थी जब बुआ की शादी हो गई थी। कितना रोई थी तब इरा। तबीयत खराब कर ली थी उसने अपनी। बुआ मायके कम ही आती थी। एक तो वैसे भी मायका माँ से ही होता है, और दादी तो ईरा के जन्म के कुछ वर्ष बाद ही चल बसी थी। दादाजी तो और भी पहले चले गए थे। विवाह होते ही माँ पर एक मानसिक दबाव हमेशा ही बना रहा था कि बुआ के विवाह की जिम्मेदारी एक अनचाहे बोझ की तरह उन्हें ही उठानी है। जैसे तैसे उन्हें पढ़ा लिखा कर उनका विवाह करके मानो माँ ने चैन की सांस ली हो और पल्ला झटक लिया। कभी राखी भाई दूज पर उन्हें बुलाने की बात भी नहीं उठाने देती घर में। भैया के विवाह पर बुआ आई थी, कुछ दिनों के लिए ही बस। लेकिन नीरा को हर छुट्टियों में बुआ बहुत आग्रह से अपने घर बुलवाती और उतने ही प्यार से रखती। उनके स्वयं के बच्चे हो जाने के बाद भी ईरा के प्रति उनके प्यार में किंचित मात्र भी फर्क नहीं आया था। ईरा जब समझदार हुई, तब से उसे माँ का व्यवहार कचोटने लगा। बुआ का क्या कभी मन नहीं करता होगा मायके आने का, अपने जन्म स्थान पर आने का, अपने बच्चों को मामा के घर भेजने का। ससुराल में जब सब उनसे मायके जाने के बारे में पूछते होंगे, तब कैसा लगता होगा बुआ को। इसलिए उसने इस बार पिताजी पर भी बहुत दबाव बनाया और खुद भी माँ से बहुत आग्रहपूर्वक बुआ को राखी पर बुलाने के लिए राजी किया। माँ को पता नहीं क्यों हर बार इस बात का डर लगा रहता कि अगर बुआ को बुलाया तो उन्हें लेना देना पड़ेगा। पहले ही उनके ब्याह का खर्च माँ को ही करना पड़ा है और अब तीज त्योहार पर फिर खर्चा। ईरा को माँ की छोटी सोच और मानसिकता पर दुख होता, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। माँ कैसे रिश्तों को पैसों में तौल पाती हैं, वो भी एक बेटी को उसके मायके के साथ के रिश्ते को। बुआ के आने में अभी एक दिन ही बाकी था। ईरा ने भाभी को रसोई घर में खाना और मिठाइयाँ बनवाने में पूरी मदद की, ताकि भाभी पर काम का अतिरिक्त बोझ ना पड़े और उनके साथ ही ईरा समय भी व्यतीत कर ले। दोनों हंसी मजाक और बातें कर रही थी। माँ हर थोड़ी देर बाद किसी न किसी बहाने से उसे आवाज देकर बुला रही थी। ईरा समझ गई कि माँ नहीं चाहती हैं कि वह रसोई में भाभी की मदद करे। ईरा को कोफ्त हो आई माँ की सोच पर। माँ की मंशा समझकर
भाभी का भी मुंह उतर गया, पर इरा ने माँ की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और वो भाभी के साथ काम करवाती रही। दोपहर में खाने वगैरह से फुर्सत पाकर इरा फिर आराम से माँ के पास बैठ गई। अरे तुझे क्या जरूरत है खटने की, 2 दिन के लिए ही तो आई है, इशिता कर लेती काम। माँ ने छूटते ही डांट लगाई। तो क्या हुआ माँ, दोनों ने मिलकर काम किया तो काम भी तो जल्दी निपट गया। थोड़ा आराम भाभी भी कर लेंगी, इसी बहाने ननंद भाभी थोड़ी गपशप भी कर लेती हैं। ईरा बोली, अरे तुझे घर में तो खटना ही पड़ता है और यहाँ भी। माँ आगे इससे कुछ बोलती, इससे पहले ही ईरा बोल पड़ी। ओ माँ, अपने घर के कामों को जिम्मेदारियों को खटना नहीं कहते हैं। और अगर तुम अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच रखती हो तो फिर एक बार ये भी सोचो कि भाभी भी इस घर के लिए तुम्हारे हिसाब से खट ही रही हैं। तुम्हारे मन में भाभी के लिए कभी हमदर्दी क्यों नहीं जागती? तुम्हें कभी उनके लिए यह क्यों नहीं लगता कि वह बेचारी भी खट रही है इस घर में? बेटियां काम करें तो माओं को लगता है कि बेचारी खट रही है, लेकिन बहू कितना भी काम करे तो सास को वह हमेशा फुर्सत में ही बैठी लगती है। कहेंगी यह तो उसका ही काम है। औरतों में बैठी इस सास और माँ के अलग अलग होने के कारण ही रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। जिस दिन औरत निष्पक्ष रूप से सिर्फ स्त्री होकर स्त्री को देखेगी, उस दिन दुनिया की सारी बहुएं, बेटियां, भाभियां और नंदे सुखी हो जाएंगी। माँ अवाक होकर सुनती ही रह गई। उन्हें इरा से ऐसे प्रत्युत्तर की कतई आशा नहीं थी। उस समय उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। शाम को भी घर के काम निपटाने में इरा ने भाभी की मदद की और फिर उन्हें साथ लेकर बाजार चली गई और सबके लिए ढेर सारे उपहार खरीद लाई। माँ, बुआ, भाभी के लिए साड़ियाँ, पापा और भैया के लिए कुर्ता पैजामा, रिंकी ऋषि के लिए कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ। पिताजी और भाई भाभी पास ही थे, इसलिए माँ उस समय तो कुछ भी नहीं बोली, लेकिन ईरा माँ के चेहरे के भावों को देखकर समझ गई थी कि उनको बुआ के लिए भी समान कीमत की साड़ियाँ लाना अच्छा नहीं लगा है। लेकिन ईरा इस बार कुछ ठान कर ही मायके आई थी। 3 साल हो गए उसकी शादी को, वह हक से अपने मायके आती है, तो बुआ क्यों नहीं? ईरा आई थी तो पिताजी बाहर तख्त पर सो जाते थे और ईरा कमरे में माँ के साथ। रात के खाने पीने से निबटकर थोड़ी देर सबने बैठकर बातें की, फिर सब सोने के लिए चले गए। माँ और इरा भी अपने कमरे में आ गई। आते ही माँ ने अंदर से कुंडी लगा दी। फिर उन्होंने अपना लॉकर खोला और एक बड़ी सी थैली निकालकर पलंग पर बैठ गई। थैली खोलकर माँ ने उसमें से कई छोटे बड़े डिब्बे डिब्बियाँ निकाली। इरा को पता था कि इसमें माँ का सारा सोने चांदी का सामान रखा था। माँ ने 2 जड़ाऊ कंगन बाहर निकाले। इरा पहचान गई, यह उसकी दादी के ही कंगन थे। दोनों कंगन मिलाकर कम से कम 15 तोले के तो होंगे। मैं चाहती हूँ कि अब ये कंगन तू रख ले। माँ ने इरा के हाथों में कंगन थमाते हुए कहा, इससे पहले कि कोई और इन्हें झपट ले। मगर क्यों माँ? ये कंगन तो दादी के हैं ना? इरा चौंक कर बोली। मगर तब तक माँ थैली में दूसरी चीजें ढूंढने लगी और साथ ही माँ का बड़बड़ाना भी शुरू हो गया। ब्याह करने के बाद भी चैन नहीं है। उम्र भर इनके तीज त्योहारों पर भी घर भरते रहो। ब्याह कर दिया भाई ने तब भी पिंड नहीं छूटा। अब भी मुक्ति नहीं है हमें। माँ बाबूजी खुद तो चले गए, लेकिन हमें बांध दिया इस जंजाल में। घर पर बुलाकर इनकी खातिरदारी भी करो और विदा करते समय इनकी खातिर लुट भी जाओ। ये बहनें भी भाई के गले ही टंगी रहती हैं उम्र भर। इरा को याद आया, जब वह बुआ के यहाँ जाती थी तो कितने प्यार से, चाव से कितना कुछ खरीद कर देती थी वो उसे, कपड़े, खिलौने। लेकिन उनके बेटों के लिए माँ ने कभी कुछ भी नहीं भेजा, ना ही कभी घर बुलाया छुट्टियों में। उन्हें पता ही नहीं कि मामा का घर कैसा होता है। चांदी की मामूली चीज देने का भी माँ का मन नहीं हुआ, तो अलमारी में उपहार में आई हुई साड़ियाँ छांटने लगी माँ बुआ को देने के लिए। लेकिन नीरा का चेहरा अचानक से ही मुरझा सा गया। वह अनायास ही बुआ के साथ अपनी तुलना करने लगी। दोनों ही तो इस घर की बेटियां हैं। आज माँ बुआ को लेने देने पर इतना मन खराब कर रही हैं।
कल को भाभी भी ईरा के लिए साड़ियाँ छाँटती माँ की नज़र अचानक से ईरा पर पड़ी। अरे तुझे क्या हुआ है? ऐसा मुँह क्यों उतर आया अचानक? माँ तुम मेरे ही सामने बुआ के प्रति कैसी सोच और कैसी बातें कर रही हो? एक बार भी नहीं सोचा कि जैसे मैं इस घर की बेटी हूँ, वो भी तो इस घर की बेटी ही है। अगर बुआ के प्रति तुम्हारी सोच ऐसी है, तो कल को भैया भाभी भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे, तो उनकी कोई गलती नहीं होगी ना? क्योंकि यदि तुम बुआ को कोसती हो, तो भाभी को भी तो पूरा हक है मेरे आने को कोसने का, मायके नहीं बुलाने का। इरा का गला भर आया, आंखें डबडबा आई। अब तो मुझे भी यहाँ आने के लिए सोचना पड़ेगा। माँ हाथ में साड़ी थामे सन्न सी बैठी रह गई। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि उनकी अपनी बेटी यह बात खुद पर लेकर दुखी हो जाएगी। तुम शुरू से ही बुआ के प्रति जैसा व्यवहार कर रही हो, भविष्य में भाभी के मन में भी मेरे प्रति वैसा ही व्यवहार करने का बीज बो रही हो, क्योंकि वो देख रही है कि इस घर में ननंद का सम्मान और प्रेम कितना और कैसा होता है। इरा हाथ के कंगनों की तरफ देखते हुए बोली, ये दादी के पुश्तैनी कंगन है। वो चाहती तो तुम्हारी तरह ही चुपचाप बुआ को दे सकती थी, लेकिन उन्होंने घर की बहू पर भरोसा किया और तुम्हारा मान रखा। भाई बहन का रिश्ता तो वैसे भी रेशम की तरह नाजुक होता है, और माँ बांधने के लिए उसमें पहले ही गांठ लगानी पड़ती है। तो जिस रिश्ते में पहले ही गांठ लगी हो, तो उसमें और खिंचाव क्यों पैदा करना? ये कंगन भाभी ने तुम्हारे पास देखे हुए हैं, कल को उन्होंने इसके बारे में पूछा तो क्या जवाब दोगी? मायका माँ से होता है और उसके बाद भाई भाभी से। अपने व्यवहार की वजह से मेरा मायका मत छुड़ाओ माँ। मैं इस घर का इतिहास दोहराना नहीं चाहती। बुआ को सम्मान दो, तभी तुम्हारी बहू मुझे सम्मान देना सीखेगी। जब बुआ के बच्चों को प्रेम से अपने घर रहने के लिए बुलाओगी, तभी भविष्य में इस घर में मेरे बच्चे भी अधिकार से आकर रह पाएंगे। भगवान के लिए एक ही घर की दो बेटियों के लिए अलग अलग व्यवहार मत करो। ईरा ने वापस से वो कंगन माँ के हाथों में थमा दिए। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बुआ आ गई। सालों बाद अपना घर देखने की खुशी उनके चेहरे पर सहज ही दिख रही थी। कितना कुछ लेकर आई थी सबके लिए, एक से एक महंगी वस्तुएं, और उन सबसे ऊपर सबके लिए अनमोल व अपार स्नेह। पिताजी भी कितने खुश लग रहे थे। नहा धोकर पिताजी और भैया राखी बंधवाने बैठे। राखी बंधवाने के बाद भैया ने ईरा के सर पर स्नेह से हाथ फेर कर उपहार दिया। पिताजी सकुचाए से खड़े रहे। तभी माँ ने एक कीमती साड़ी पिताजी को दी बुआ को देने के लिए। फिर माँ ने दादी के जड़ाऊ कंगन में से एक एक कंगन बुआ और भाभी को दिए। ये माँ जी के कंगन हैं, इन पर अब तुम दोनों का हक है। ये माँ जी के आशीर्वाद स्वरूप उनके बेटे और बेटी दोनों के वंश में रहेंगे। बुआ की आंखें इस स्नेह से भीग गई। माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। इरा ने ईश्वर को प्रणाम किया। ये रेशमी रिश्ते अब प्यार की गांठ में बंधकर हमेशा ही मजबूत रहेंगे। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।